नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप भी सुने होंगे, बहुत चर्चा में है कि पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। एक बहुत बढ़िया मौका है सरकारी नौकरी पाने का और बहुत शानदार नौकरी भी है। दोस्तों, इसी संदर्भ में दोस्तों हम इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। इतिहास एक बहुत लोग बैठते हैं लेके, और ये हमेशा लोगों की एक समस्या बनी रहती है कि सर याद नहीं होता है, रटना पड़ता है। और चूंकि मेरिट इसकी आपको पता है 125 क्वेश्चन पीजीटी में आता है, लगभग 120-21 तक जनरल में मेरिट चली जाती है। दोस्तों, कैसे पढ़ा जाए, इस समस्या से कैसे निकला जाए और कैसे अपने को सुरक्षित किया जाए कि हमारा एक कॉन्फिडेंस आए कि हमारा हो जाए, कि जब वैकेंसी आए तो हमें ये समस्या ना आए कि हमारी तैयारी नहीं है, क्या करें, एक महीना में कैसे पढ़ें। इसी संदर्भ में एक हम कार्यक्रम लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि पीजीटी को, इतिहास सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको दूर हो। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर एक बार आपने सही तरीके से सीक्वेंस बना लिया तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आराम से आप 120-21 कर सकते हैं और आप इंटरव्यू आराम से देंगे और सिलेक्शन भी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में हमने इसको पूरे सिलेबस को बताएंगे और सिलेबस में आज के वीडियो में हम बेसिकली एंशिएंट इंडिया, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कहते हैं कि लोग को समझ में नहीं आता, बहुत से फैक्ट हैं, उसको क्या किया जाए, उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको अपने तैयारी में उतारें, जिससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें पूरे इतिहास की, तो आपको पता है कि इतिहास में पूरा सिलेबस है। पीजीटी की हम बात करें, उसी में टोटल आ जाएगा। अगर हम बात करें तो 3 भागों में डिवाइड है। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया और आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। दोस्तों, ये तीनों आता है और लगभग 125 क्वेश्चन आता है पीजीटी में। 125 क्वेश्चन आता है पीजीटी में। और दोस्तों, 100 बताते हैं कि 120 प्लस हो तो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो, तो जितने ज़्यादा पढ़ाएंगे सीओटी आपकी उतनी बढ़ जाती है कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। इसी संदर्भ में हम आज जो चर्चा करेंगे कि इस 3 पार्ट में, पहले पार्ट प्राचीन भारत की तैयारी कैसे की जाए, कैसे यहाँ से हम 40 से 45 क्वेश्चन जो आता है, इसको कैसे हम चाहे 40 से 50 से पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे करें और कैसे इसकी जो समस्याओं से निजात पाएं, इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कि प्राचीन भारत को पीजीटी टीजीटी के संदर्भ में कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, क्या वो मुद्दे आते हैं, क्या समस्याएं आती हैं जिसको हम दूर करें, इसी संदर्भ में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, देखिएगा कि यह लोग कहते हैं कि इतिहास को सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतिहास पढ़ा कैसे है। चूंकि आप खुद जब शिक्षक बनेंगे तो आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो वो कला आपके अंदर होनी चाहिए। वही कला इस एग्जाम में पूछी जाती है कि कैसे उसको हम पाएं जिससे कॉन्फिडेंस आए, कभी भी कोई लड़का पूछे तो हम इतिहास में हमारी पकड़ बने, हम उसको कर सकें। इसी संदर्भ में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा प्राचीन भारत में आता क्या है, सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या है। सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो पाषाण काल है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक की हम बात करें तो आता है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा टॉपिक है हमारा वैदिक एज। वैदिक एज, दोस्तों, वैदिक एज 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, यहीं पे जान लीजिएगा। एक होता है लेटर वैदिक एज और ऋग वैदिक एज। एक हो गया ऋग वैदिक एज और दूसरा हो गया लेटर वैदिक एज। ये है दोस्तों 1500 से 1000 बीसी के बीच में हम पढ़ते हैं और यहां पढ़ते हैं 1000 से 600 बीसी के बीच में। ये पूरा का पूरा हमारा वैदिक एज हो गया। हम बताएंगे कि क्या अंतर है, आज एक सीक्वेंस आपको पूरे टॉपिक का हम देंगे। सबसे पहला हो गया पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक एज। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो था रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमारे जैन, याद रखिएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म, जितने भी आए इसको हम पढ़ेंगे, रिलीजियस मूवमेंट को, धार्मिक आंदोलन को। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है
एराइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। इसके बाद का टॉपिक है हमारा मगध का उत्कर्ष। इसके बाद का जो मुद्दा है दोस्तों, मगध के उत्कर्ष के बाद आता है हमारा मौर्य साम्राज्य। इसके बाद मौर्योत्तर साम्राज्य, लेटर मौर्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, लेटर मौर्य। और इसके बाद आता है हमारा गुप्ता पीरियड, गुप्ता एज, गुप्त काल। और इसके बाद लेटर गुप्ता एज, गुप्तोत्तर काल। ये हमारा पूरा एंशिएंट इंडिया का सिलेबस है। सबसे पहला पाषाण काल, इंडस वैली, वैदिक एज। वैदिक एज को हम दो बाड़ों में डिवाइड करते हैं, ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, मतलब ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर पढ़ते हैं राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन जिसमें जैन, बौद्ध धर्म, ये भगवत धर्म कैसे क्या रहा। फिर मौर्य साम्राज्य, फिर लेटर मौर्य, फिर गुप्ता एज, फिर लेटर गुप्ता। ये हमारा एंशिएंट इंडिया का दोस्तों सिलेबस है। अब हम देखेंगे जो हमारा टीजीटी, टीजीटी में कैसे इस पूरे एरिया को हम कैसे एक सीक्वेंस में समराइज करें, क्या करें, इस संदर्भ में हम देखते हैं कि कैसे हम इसको बढ़िया बेहतर कर सकते हैं। देखिए कैसे कुछ की पॉइंट हैं जिसको अगर हम जान लें और उस केवल की पॉइंट को हम भर दें तो पूरा इतिहास की समझ हमें बन जाएगी और हमें ये समझ में आ जाएगा। आप पेपर बैक ईयर पेपर भी आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो क्या चाहता है आपसे। देखिए पीजीटी में आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो आपसे वो सीक्वेंस चाहता है कि जिससे कि आप किसी को समझाएं कि वो इतिहास, आपको पता है इतिहास है क्या। अगर हम एक लाइन में कहें इतिहास क्या है तो कहा जाता है कि अतीत की घटनाओं से सीख लेते हुए, अतीत की घटनाओं को जानते हुए भविष्य, वर्तमान को बेहतर बनाया जाए और भविष्य को अच्छा बनाया जाए। अगर हम बात करें जब सामान्य शब्दों में, तो हमें उसको कैसे समझना है, कौन सा मुद्दा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही आयोग के लिए भी होता है और उसी को हम समझते हैं कि आयोग भी क्या करता है, इसी संदर्भ को समझने की कोशिश करता है। अब आता है दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, जो ये लोग कहते हैं कि सर एंशिएंट इंडिया बड़ा बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता, क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। एक प्रेशर क्रिएट होता है जब एग्जाम आता है और आपको पता है इसकी मेरिट भी जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, मेरिट भी जाती है। सबसे पहले 2-3 पॉइंट जो एंशिएंट इंडिया को जानने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम इतिहास आज का ही जाने, इसी को हम एंशिएंट में ले जाएं तो हम सबसे पहले जानते हैं सामाजिक स्थिति क्या है। हम ये पढ़ते हैं सोशल कंडीशन उस काल की क्या रही होगी। हम पढ़ते हैं राजनीतिक, पॉलिटिकल कंडीशन क्या रही होगी, राजनीतिक स्थिति क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, ये हम पढ़ते हैं। आज भी अगर हमको भारत का आज का इतिहास जानना तो क्या जानेंगे, आज की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, जिसे हम कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है। इसी तरीके से अगर हम तीसरा बात करें तो आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। हम इसी को तो देखते हैं। आज की बात करें तो आज का सामाजिक स्थिति क्या है, आज की राजनीतिक स्थिति क्या है, आज की आर्थिक स्थिति क्या है, इसी को पढ़ते हैं। हम इसी चीज को एंशिएंट में अप्लाई करते हैं, उस पॉइंट को देखते हैं कि हमें क्या जानना है और इसी को हम अगर पूरे टॉपिक में फुलफिल कर दें तो हम देखेंगे कि हमारी पूरी की पूरी चीजें आ जाती है। जैसे हम देखते हैं, हम पहला सीक्वेंस बताते हैं एंशिएंट में कि पॉलिटिकल कंडीशन को कैसे फुलफिल करते हैं। एक तो एक मुद्दा ये हो गया जिसको हम समझेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को हम कैसे समझें और कैसे इसको फुलफिल करें, इसके फ्रेम को हम देखेंगे। दूसरा दोस्तों, एंशिएंट पढ़ने के लिए एक टॉपिक और आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए जब भी हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आता है कि मौर्य को जाना कैसे जाए। इंडस वैली हम पढ़ते हैं, इंडस वैली को सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भाई उस समय हम तो है नहीं, तो उस समय को जानने के इतिहास जो हमें किताबों में मिलती है कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आप पूरे एंशिएंट को पढ़िएगा तो हिस्ट्री जानने के 2 सोर्स होंगे। इसको फ्रेम को हमेशा याद रखिएगा, 2 सोर्स होंगे। एक होगा आपका पुरातात्विक साक्ष्य, यहां से क्वेश्चन पूरा आता है, आधे क्वेश्चन साक्ष्यों से एंशिएंट में पूछता है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस जिसको कहते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य। और दूसरा होता है लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस। दोस्तों जो पुरातात्विक साक्ष्य होता है
इसमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब कि जो उस समय जैसे आज का जैसे जो मकान है, घर है, कपड़े हैं, या जो कुछ भी चीज़ें मिली हैं उसको कैसे हम यूज करें, सिक्के हैं इनका प्रयोग कैसे करेंगे, और लिखित साक्ष्य में क्या क्या आता है इनको हम समझेंगे। पहले सबसे पहले देखिए पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल एविडेंस में क्या आएगा। अगर हम सबसे पहली बात करें, अगर हम देखें इंडस वैली की बात करें, तो आप देखोगे इंडस वैली में दोनों मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन अभी तक रिटेन एविडेंस को पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए पूरी निर्भरता हमारी किस पे होती है, पुरातात्विक साक्ष्य पे। इसीलिए हम कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, सबसे पहला मुद्दा आता है आर्कोलॉजिकल एविडेंस। आर्कोलॉजिकल एविडेंस में देखिए क्या होगा, सबसे पहले आता है भवन। जैसे इंडस वैली में आप देखते हैं कि बड़े बड़े मकान मिले हैं, भवन बने हैं, क्या है, हम उसके आधार पे जानकारी लेते हैं। जैसे आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, कहते हैं कि पूरब में सामान्य लोग रहते थे, पश्चिम में बड़े बड़े मकान मिले हैं, तो भवन में क्या क्या यूज हुआ, तो उस समय की परिस्थितियों को हम जानने की कोशिश करें। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो सामान्य सा समझिएगा, कि आप अगर एक प्लाट खरीदे, बात को समझिएगा, आप एक प्लाट खरीदे और एक बार आपने प्लाट खरीदा, फिर धीरे धीरे मकान बनवाया। मकान को क्या बनवाया, धीरे धीरे मकान को बनवाया। एक आदमी आता है, पूरा प्लाट खरीदा, एक बार प्लानिंग से मकान बना दिया। हम नया आदमी उसके घर जाते हैं तो यहाँ क्या दिखाई देता है कि इसके पास पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी। जब आप इस समस्या होगा तो मकान पे ध्यान थोड़े देगा, पहले समस्या को सॉल्व करेगा। आर्थिक समस्या रही होगी, ये बिल्डिंग पूरी चीज़ें बता देती है। और यहाँ पे क्या है, सब कुछ व्यवस्थित है, इसका मतलब इसको राजनीतिक रूप से ये मजबूत रहा होगा, आर्थिक समस्या नहीं रही होगी। तो भवन क्या करता है, एक तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बताता है। अब जैसे मान लीजिए भवन है, उसमें धार्मिक दृष्टिकोण भी दिखाई देगा। अगर जिस देवता की मानते होंगे उस देवता की प्रतिमा लगाएंगे तो रिलीजियस अप्रोच भी दिखाता है। तो केवल भवन, जैसे इंडस वैली को हम जानते हैं, केवल बिल्डिंग है, जो मोन्यूमेंट्स मिलते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, उससे हम उस काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको देखना है क्या मिला। दूसरा आता है अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। हम कहते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। दोस्तों इंस्क्रिप्शन को कहते हैं कि अशोक के द्वारा पहली बार ये अभिलेखों के द्वारा लोगों को संबोधित किए। अभिलेख के द्वारा क्या पता चलेगा, जहां जहां अभिलेख मिलेगा वो किसका एरिया होगा, राजा का एरिया होगा। जहां जहां अभिलेख मिलेगा वो किसकी बाउंड्री मानी जाएगी, उस किंग की बाउंड्री मानी जाएगी। पहला अभिलेख से उस काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, क्या दृष्टिकोण होगा, ये सब अभिलेखों के द्वारा पता चलेगा। भाषा पता चलेगा, किस लैंग्वेज को यूज करते थे लोग, तो अभिलेख दूसरा साक्ष्य आता है। तीसरा आता है दोस्तों सिक्के, क्वाइंस। हम क्वाइंस को देखते हैं, ये सब पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया कि नासिक अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, ये क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, अभिलेख देगा और पूछेगा वंश, बताइए किस वंश की किसकी जानकारी मिलती है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है, मतलब एक पार्ट क्वेश्चन का यहीं से आता है, अभिलेख के द्वारा पूछा जाता है। भवन, इसका यूज करते हैं हम, ये किससे क्या जानकारी मिलती है। सिक्के, अगर हम कहें सिक्कों से क्या क्या जानकारी मिलेगी, सबसे पहले याद रखिएगा सिक्के जहाँ जहाँ मिलेंगे, अगर विदेशों में भी, जैसे हम जब सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के सिक्के विदेशों में भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या था, विदेशी संबंध पता चलेगा, फॉरेन रिलेशन पता चलता है, किससे किससे संबंध रहा। सिक्कों पे जो डिजाइन बनेगी तो कलाकृतियां पता चलेंगी, आर्ट, कल्चर, आर्ट की जानकारी मिलेगी। सिक्कों पे अगर किसी का चित्र मिला है, कोई दृष्टिकोण है, तो धार्मिक दृष्टिकोण का पता चलेगा। जहां जहां मिलेगा, जैसे आज भारत का 1 रुपया अगर कन्याकुमारी से लेके अगर बात करें हम कश्मीर तक चल रहा है, तो पूरी टेरिटरी किसकी है, भारत की है। तो क्षेत्र पता चलता है, रीजन पता चलता है। तो सिक्कों का हम यहाँ भरते हैं। अगर हम जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य को जानने के पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं, कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं, कौन से धार्मिक, जैसे उनके आपको मौर्यों के भवन मिले हैं, सिक्कों का यूज कहाँ कहाँ होता था, सिक्के कब चले, तो भवन हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए। ये सब हम किस में यूज करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में यूज करते हैं। मिट्टी के बर्तन, इसको पोट्री करते, मिट्टी के बर्तन, इसके आधार पर भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कंडीशन हमें दिखाई देता। तो जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे लेटर मौर्य पढ़ेंगे तो लेटर मौर्य के जानने के अभिलेख कौन से होंगे, कौन कौन से सिक्के, धार्मिक दृष्टिकोण, जैसे नंदी आकार के सिक्के मिलते हैं, बैसड़ों को जानने के बैसड़ों आकार के सिक्के मिलते हैं। तो सिक्के किसके कौन मिलते हैं, इसको अगर इसी को हम फुलफिल कर दें तो आधी तैयारी हमारी यहीं से हो जाती है। मिट्टी के बर्तन किस में कौन कौन से मिलेंगे, क्या डेवलपमेंट होगा, इसको हम जानते हैं। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस सबसे पहले, जब भी गुप्ता पढ़ेंगे तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे गुप्त
को जानने के पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, उसमें अभिलेख का रोल क्या है, कौन से अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है, कौन सा अभिलेख जैसे मंदसौर अभिलेख है जैसे गुप्तों के काल में आप मान लीजिए, इसके बाद आपका मेहरौली का लौह स्तंभ है, वहाँ से आप जानकारी मिलती है। तो ये सब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं सिक्के किसने कौन सा जारी किया, उससे उसका धार्मिक दृष्टिकोण पता चलता है। तो जब हम एंशिएंट पढ़ते हैं, देखिए हमें इसी अप्रोच को भरना है। सबसे पहले हमने टॉपिक उतारा इंडस वैली, हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता। आपने कहा सिंधु सभ्यता को जानने के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन आप सिंधु सभ्यता की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रिटेन एविडेंस को कोई पढ़ नहीं पाया। जो भी निर्भरता है हमारी पुरातात्विक साक्ष्य पे, तो यहाँ क्या है, हम अनुमान लगाते हैं कि ये मिला है इसलिए हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, इसीलिए हमको इतिहास के पहले के काल में हम इंडस वैली को रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मतलब पहला टॉपिक दोस्तों, हम जब भी एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आर्कोलॉजिकल एविडेंस को देखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है रिटेन एविडेंस। रिटेन एविडेंस में दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखित साक्ष्य में देखिए दो प्रकार के साक्ष्य होंगे, समझिएगा। जो एक तो होगा देसी साहित्य, दूसरा होगा विदेशी। मतलब जो विदेशी आए उन्होंने भी भारत के बारे में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कोई आया, गुप्त के काल में कोई आया, वेनसांग है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका मेगास्थनीज है, जिसे मेगास्थनीज की इंडिका हम पढ़ते हैं। तो मेगास्थनीज की इंडिका किसके काल में जानकारी दी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज आया तो इंडिका लिखा, तो जाहिर सी बात है किसकी जानकारी देगा, मौर्य साम्राज्य की जानकारी देगा। तो सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, नेटिव एंड फॉरेन लिटरेचर। देसी साहित्य भी दो प्रकार का दोस्तों होगा। देखिए इसी फ्रेम को भरना है, आप यकीन मानिए, फिर इतिहास में आप जाइए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने और आनंद के साथ जाएंगे तो 120 प्लस के आएंगे, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा इससे। आप एकदम निश्चिंत होके, बस केवल देखिए एक तरीका होता है, अब आप लगे हैं किताब पढ़ने, रटे जा रहे हैं, रटने वाला नहीं है ये, हमको उतारना है। हमें अब एग्जामिनर भी इसी फ्रेम को अपने दिमाग में रखा है, पेपर बनाने वाला भी इसी फ्रेम को अपने दिमाग में रखा है। वो क्या करेगा, इसी फ्रेम से क्वेश्चन उतार के पूछ दिया, ये अभिलेख किस वंश की जानकारी देता है, ये सिक्के किसने जारी किया। तो ये पूरा देसी साहित्य भी दो प्रकार का होगा, एक होगा धार्मिक, एक होगा गैर धार्मिक, मैं रिलीजियस, एक होगा नॉन रिलीजियस, गैर धार्मिक। दोस्तों रिलीजियस में भी तीन प्रकार का होगा, देखिए एक तो जैन, बौद्ध, क्लियर। अब देखिए हम इसको देखते हैं देसी साहित्य। देसी साहित्य में देखिए दो प्रकार का होगा, एक होगा आपका, अगर हम बात करें तो ये एक होगा आपका धार्मिक साहित्य, एक होगा गैर धार्मिक। अब दोस्तों धार्मिक साहित्य में क्या क्या होगा, क्या जानेंगे हम, किसको पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा जैसे किसी भी टॉपिक को लीजिएगा, जो रिलीजियस लिटरेचर होगा ये भी तीन प्रकार के होंगे। एक होगा आपका बौद्ध साहित्य, जैसे बौद्ध धर्म में, जैसे अशोक के बारे में बौद्ध किताबें क्या कहती हैं, जैन किताबें क्या कहती हैं। एक तो बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगा, जैसे आप देखिए लेटर मौर्य में पढ़ेगा तो पुष्यमिशुंग के बारे में कहते हैं कि स्तूपों को नष्ट करा दिया, बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो हम बौद्ध साहित्य से दृष्टिकोण जानने की कोशिश करेंगे। हम सेकेंड अगर बात करें तो जैन साहित्य, जैन लिटरेचर। और दोस्तों अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हम क्या जानेंगे, वैदिक साहित्य, जो भी ब्राह्मण धर्म के साहित्य हैं, जैसे पुराण है, स्मृतियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं पुराण, स्मृतियां, जैसे आप गुप्त काल में देखिएगा पुराणों से जानकारी मिलती है। तो हम, एक तो हो गया धार्मिक साहित्य, एक होता है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य जो जिससे धर्म का लेना देना नहीं होता, वो केवल नॉर्मल से उस काल के पॉलिटिकल स्थिति का वर्णन करता है। जैसे कई कालिदास की रचनाएं मिलेंगी, कई ऐसी किताबें मिलेंगी जो नॉन रिलीजियस होंगी। तो एक तो ये हो गया, इससे हम जानते हैं कि कौन सी किताब या किससे किसके राजा की जानकारी मिलती है, कौन प्रशासन की जानकारी देता है, तो हम इसको भरने की कोशिश करते हैं। और दूसरा गैर धार्मिक में जो हो गया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं विदेशी। विदेशी साहित्य में जो आया उस काल में, विदेशी साहित्यों से कि जैसे वेनसांग आया, आपको पता होगा, इसिंग आया, मेगास्थनीज आया। तो इन लोगों ने क्या लिखा, किसके बारे में, जैसे आप पढ़ेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। दोस्तों मेगास्थनीज की इंडिका अलग
कई मामलों में अलग हो जाती है। जैसे वो कहता है कि भारतीय समाज 7 भागों में डिवाइड है, जहाँ की ऐसा नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। अब ये यूनिक हुआ क्योंकि वो इसको मेगस्थनीज को भारतीय समाज की संरचना स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आया, और उसने समझा और कह दिया कि इंडियन सोसाइटी वर डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स। दूसरा, मेगास्थनीज कहता है सेल्फ सिस्टम, दासता नहीं थी, दास प्रथा भारत में नहीं थी। अब ये यूनिक हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्वेश्चन आप देखिएगा पीजीटी के एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछा गया है। किसने कहा? अब जहां की उसी समय हम अन्य किताबों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दासता थी। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में यूनान से अच्छी दासों की स्थिति थी। तो जैसे आपके घर में कोई नौकर है, अब उस नौकर के साथ आप इतना बढ़िया व्यवहार करते हैं कि बाहरी को लगता है आपके घर का मेंबर है, लेकिन है वो नौकर, तो बाहरी क्या कहेगा कि इनके घर में कोई नौकर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि विदेशियों ने हमारे समाज को अब वहां से जहां हम रहे हैं वहीं से तुलना करेंगे। तो हम सबसे पहले जब भी एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, चाहे मौर्य पढ़ें, चाहे हम गुप्ता पढ़ें, चाहे हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि मौर्य को जानने के स्रोत क्या है। जैसे इसको फ्रेम को आप चाहे मौर्य में भरिए, लेटर मौर्य में भरिए, गुप्ता काल में भरिए, तो जानने के स्रोत में हम देखेंगे एक पुरातात्विक साक्ष्य, तो हम देखें कौन कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है, कौन से सिक्के इन्होंने जारी किया, यहां से एक क्वेश्चन का पार्ट ये आता है। दूसरा, लिखित साक्ष्य में ये किताबें, जैसे अशोक के बारे में कौन सी किताबें क्या बोलती हैं, या गैर धार्मिक किताबों में क्या बोला गया है, विदेशी साहित्य क्या बोलते हैं, एक या किस किताब से इनकी जानकारी मिलती है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये धार्मिक किताब तो है नहीं, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या मिलता है? मौर्य समाज के प्रशासनिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन की घटनाओं का दर्शन मिलता है। ये राजनीति शास्त्र की प्राचीन बुक है, जबकि धार्मिक नहीं है तो गैर धार्मिक हुई कि नहीं हुई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र न हो तो मौर्य साम्राज्य की आधी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो हम अगर इसी को फ्रेम कर दें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, धार्मिक में बौद्ध धर्म की कौन कौन सी किताबें हैं, तो हम फुल कर दें तो एंशिएंट इंडिया के पीजीटी के 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों तो यहीं से आते हैं एंशिएंट के। आप केवल इसको फुलफिल कर दीजिए, यही हम बताएंगे लगातार कि अब आपको ये दिमाग में फ्रेम बैठ गया। अब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं कुछ भी, अब इसी फ्रेम को फिट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। तो पहला तो मुद्दा ये हो गया एंशिएंट पढ़ने के लिए, जब भी हम लेते हैं पहले ये देखते हैं कि लिखित साक्ष्य क्या होंगे, पुरातात्विक साक्ष्य क्या होंगे, उसको पढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है कि अब हम पढ़ेंगे क्या। ये तो हो गया जानने के सोर्स कि ऐसे हम पहले जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का अगर मान लीजिए 45 से 50 क्वेश्चन आता है पीजीटी में एंशिएंट इंडिया का, तो 20 से 22 क्वेश्चन यहीं से आता है, कभी कभी 30 को। यहां तक कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जीएस में भी इस पोर्शन को इतिहास में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझ लेंगे तो यकीन मानिए आप कहेंगे कि हाँ, इतिहास में अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, और अब मैं इस बार मेरी तैयारी फुलफिल है और इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे आप कहेंगे, हमने बोला कि अब क्या पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे राजनीति की स्थिति क्या है, आप क्या पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति क्या है, तो इसमें क्या पढ़ें। ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि एंशिएंट इंडिया में भैया किताबें तो बहुत लिखी गई, आप किताब पढ़िएगा तो एंशिएंट इंडिया में इतनी किताबें लिखी गई कि थक जाइएगा पढ़ते पढ़ते, और फिर भी समझ में आएगा कि अरे यार हमें समझ में तो आया नहीं। तो हम इसको कैसे दूर करें ये समस्या। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी वंश का क्या पढ़ते हैं हम? पॉलिटिकल स्थिति पर। जैसे आप मौर्य पढ़िएगा तो पढ़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, फिर पढ़ेंगे आप क्या कहते हैं बिंदुसार ने क्या किया, फिर पढ़ेंगे अशोक ने क्या किया। तो सबसे पहले देखिए राजनीतिक स्थिति में हम क्या देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं राजाओं को और उनके कार्य, पहला। दूसरे के बाद देखते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है, हम राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में जैसे देखिएगा कि राजा है, राजा की स्थिति क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसे आप पढ़िएगा कुछ आप देखिएगा, जैसे 14 महाजनपद जो मिलेंगे उसमें आप देखिएगा कुछ में क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वज्जी हैं, मल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था कि राजा की स्थिति क्या है।
राज्य से मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य क्या है? केंद्रीकृत साम्राज्य। तो राजा के ही धुरी पे पूरा प्रशासन घूमता है। गुप्त साम्राज्य में पढ़ते हैं विकेंद्रीकरण क्या, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है। तो हम इसको देखते हैं कि राजा की स्थिति क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था। मतलब अगर ऐसे हम लिख दें, लिख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है। इस चीज को हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रशासन में राजा को सहायता देने वाले अधिकारी कौन कौन से हैं। उसको हम देखते हैं कौन कौन से ऑफिसर हैं, क्या है सहायता। जिसे आप पढ़ते हैं किसी कौटिल्य के समाहर्ता है, मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता है, प्रधानमंत्री है। तो क्या करते हैं, इनका रोल देखते हैं। फिर हम देखते हैं अगर ये डिवीजन है, जैसे आज हम पढ़ते हैं ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो ऐसे आप देखिएगा मौर्य साम्राज्य या गुप्तों में भी ये डिवीजन दिखाई देगा। तो हम पढ़ते हैं केंद्र के अधिकारियों को देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड लेवल पे प्रांतीय अधिकारियों को। प्रोमिनेंस जो प्रांतीय अधिकारी हैं, इनके कार्य क्या है, इनकी क्या व्यवस्था है। इसके बाद हम देखते हैं जिले लेवल पे क्या होगा, जो आज का है, जिले की स्थिति क्या है, जिले को क्या कहते थे, जिले का प्रशासन कैसे करते थे। और नीचे देखते हैं गांव का। मतलब हम राजा को सहायता देने वाले। अब इसी को भर दीजिए, आप कुछ मत पढ़िए, केवल इसको भर के तैयार कर लीजिए कि किस प्रकार की व्यवस्था है, राजा की कंडीशन क्या है, सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। फिर हम पढ़ते सेंटर में कौन कौन से ऑफिसर हैं, प्रशासन को डिवीजन कैसे किया गया है, स्टेट कैसा है, डिस्ट्रिक्ट कैसा है, विलेज में क्या डेवलपमेंट, कौन अधिकारी होता है। एक तो हमने इसको देखा। इसके बाद हम देखते हैं न्याय व्यवस्था इनकी कैसी है, न्याय व्यवस्था में कौन कौन से अधिकारी हैं, जुडिशरी सिस्टम को हम इनको देखते हैं प्रशासन में। और इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक की स्थिति क्या है, आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब आर्थिक जो प्रशासन है, आर्थिक प्रशासन में हम समझ सकते हैं कर व्यवस्था इनकी क्या है, टैक्सेशन कैसे लेते हैं, कितना टैक्स लेते हैं। दोस्तों इसी को फुलफिल कर दीजिए, पूरा हो गया। अब किसी मौर्य साम्राज्य का कोई पूछे प्रशासनिक व्यवस्था, आप क्या करेंगे। राजाओं के कार्य जान लिए, चलिए राजनीतिक स्थिति में हम बता दिए चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य क्या है, पढ़ लिए। बिंदुसार के कार्य, देखिए पूरा फ्रेम फिट हो जाएगा। हमने पढ़ लिया अशोक के कार्य क्या है, पूरा बता दिए। व्यवस्था में सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज हमने पढ़ा, केंद्रीकृत है। उसके बाद राजा को सहायता देने वाले सन्निधाता, समाहर्ता, विभागाध्यक्ष, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद प्रांतों को, प्रांत होते थे, प्रांत आपको पता होगा अशोक भी बना था, प्रांतों का राज्यपाल बनते थे, प्रशासक थे। जिले की स्थिति, गांव में गोप नामक अधिकारी होता था। फिर हमने बोला न्याय व्यवस्था क्या होती थी इनकी, न्याय व्यवस्था को हमने देखा। और आर्थिक में कर कितना लेते थे, किस पे कितना कर लगता था, पूरी व्यवस्था हो गई। इसी को फुलफिल कर दीजिए। दोस्तों देखिए कभी भी किसी भी चीज़ को जब हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो क्या होता है, हमें पकड़ बनती है और हमें कॉन्फिडेंस आता है कि इस बार मेरा हो रहा है। लेकिन जब आप रटने की कोशिश करते हैं, यही चूंकि यहाँ पे आपको पता है मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। पीजीटी अगर आप दे रहे हैं तो यकीन मानिए 120 के नीचे होता है नहीं, 120 के ऊपर जाता है। और बड़ा इजी है करना, बस आप सही तरीके से सीक्वेंस बना के कर लें तो ये चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं। दोस्तों क्लियर हुआ कि हम किसी मौर्य का पढ़ लें, गुप्त का पढ़ लें, लेटर मौर्य का पढ़ लें, हम इसी फ्रेम को भर दें तो हमारी आधी तैयारी क्या हो जाती है, यहीं पर फुलफिल हो जाती है। और इसी तरीके से एंशिएंट इंडिया को पढ़ना भी चाहिए। इसके बाद देखिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इनका सामाजिक स्थिति में हम क्या पढ़ते हैं। अब जैसे हो गया, अभी आज भी अगर आपका भी इतिहास आज का जाना जाए तभी सबसे पहले क्या देखें, किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, डेमोक्रेसी है, चुनाव कैसे होता है, प्रांतों में कौन होते हैं, यही तो हम पढ़ते हैं। जिलों में कौन सी व्यवस्था है, कमिश्नरी सिस्टम है कि कौन सा सिस्टम है, इसी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसी को हम फुलफिल कर दें वहाँ पे जो हमने फ्रेम बताया कि सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रांतों की व्यवस्था क्या थी, जिले में क्या व्यवस्था थी, इसी को अगर हम फुलफिल कर दें तो हमें लग जाएगा इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता। यही क्वेश्चन वो भी चाहते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना भी है। अब देखिए, अब हम दोस्तों बात करेंगे, अगर हम अगला मुद्दा देखेंगे कि सामाजिक स्थिति में हम क्या पढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, ये वीडियो अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो यकीन मानिए पीजीटी की आधी बाधा आपकी दूर हो गई। अगर हम बात करें सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में देखिए हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण की स्थिति जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। देखिए बहुत बड़ा, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल में ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, लेटर मौर्य में ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, गुप्त काल में क्या, तो ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी हुई कि खराब हुई। अब यहीं से देखिए एक सीक्वेंस मिला, क्षत्रियों की स्थिति क्या थी, इन दोनों में क्या रिलेशन था, वैश्य की स्थिति कैसे बदली, शूद्रों की स्थिति कैसे बदली। एक तो हम सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को समझते हैं और यहाँ से कंपेयर भी करते हैं। कभी कभी पूछ दिया कि मौर्य और लेटर मौर्य में वैश्यों की स्थिति में परिवर्तन बताइए, शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन बताइए, क्षत्रिय की स्थिति में परिवर्तन बताइए, ब्राह्मण की स्थिति। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को हम समझते हैं, वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। आगे चल के फिर हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था, आगे चल के जाति व्यवस्था बनी, जाति व्यवस्था में क्या रहा, कई जातियां आई। ये जब वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था हो तो जाति व्यवस्था में किसको क्या रहा, क्या समस्या रही, किनको क्या अधिकार मिला, हम इसको देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें देखते हैं दासों की स्थिति क्या थी। जैसे आप सोचिए, हमने आपको बताया अभी कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास नहीं थे मौर्य काल में, जबकि उसी काल में आप बौद्ध धर्म को पढ़िएगा, कौटिल्य कहता है कि दास थे। इसका मतलब क्या हुआ कि दासों की स्थिति बेहतर रही होगी यूनान के पेज। इसीलिए क्या कहते हैं, मेगास्थनीज को ये समझ में ही नहीं आया कि दास थे या नहीं थे। तो हम जाति व्यवस्था, दासों की स्थिति, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं की, वोमेन की कंडीशन क्या थी, महिलाओं की स्थिति बढ़ी, अच्छी हुई, क्या हुई, महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। आप इसे देखेंगे ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, ये इनका अधिक विवाह अधिक शिक्षा लेती थी, हर तरह की सुविधाएं मिली हुई थी। तो आगे चल के महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, सती प्रथा कब आया, महिलाओं को स्कूल जाने से कब रोका गया, बाल विवाह कब चालू हुआ, ये सब क्यों हुआ, हम इनको जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसके बाद क्या आता है, जाति व्यवस्था हमने देखा, दासों की स्थिति देखा हमने, महिलाओं की स्थिति क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। अब इसके बाद अगर हम अगला मुद्दा देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इनका खान पान क्या था, ये शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, क्या करते थे। इसके अलावा हम इसके बाद क्या देखें, खान पान के बाद इनका मनोरंजन, इंटरटेनमेंट क्या करते थे, मनोरंजन क्या था इनका। ये अगर देख लें तो यही तो सोशल कंडीशन है। आज भी हम क्या पढ़ते हैं, इसी को तो हम फुलफिल करेंगे। अब हम देख लें कि मनोरंजन के साधन क्या थे, शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, क्या यूज करते थे, महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, कोई महिला विदुषी बनी, क्या हुआ, सती प्रथा कब आया। जिस सब यहीं पे देखते हैं ना, गुप्त काल में जाके हम कहते हैं कि सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, क्यों चालू हुआ, जो महिलाओं को बाल विवाह कब से चालू हुआ, यही तो क्वेश्चन आता है। दासों की दास थे कि नहीं, दासों को कब मुक्ति मिला, किस स्मृति में कहा गया है, जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, इनको वेद पढ़ने का राइट कब मिला, इनको कब अधिकार मिला, यही तो है, यही है। इसी को हम फुलफिल कर ले तो हमारा सोशल कंडीशन हो जाता है। अब सामाजिक कंडीशन में एक चीज और आता है जो पूरा टॉपिक है, सोशल से जुड़ा है, धार्मिक की स्थिति। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि धार्मिक की स्थिति कैसी थी, जो समाज का ही एक टॉपिक है, क्योंकि समाज में बिना इसको लिए हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि अब जो धार्मिक की स्थिति में, अब जैसे दो चीज आता है, उस काल का वंश क्या था, सेकुलर, जिसे आज सेकुलर कहते हैं, मतलब राजा क्या जबरदस्ती तो धर्म को आरोपित नहीं करता था। इसका मतलब कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, इनकी स्थिति क्या थी, ये कौन किस राजा, जैसे आप देखेंगे जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जैन धर्म का फॉलोअर था, बिंदुसार क्या था, आजीवक धर्म को मानता था, अशोक क्या था, बौद्ध धर्म को मानता था। अब एक ही घर में पिता, पुत्र और दादा अलग अलग धर्म को मान रहे हैं, इससे बड़ा सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल क्या है। आगे आप आएंगे लेटर मौर्य में तो आप देखेंगे विदेशी होकर लोग शैव धर्म को मान रहे हैं। इसके बाद कई लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे गुप्त काल में देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म में भी दो आ गए, आपका वैष्णव और शैव धर्म। आप देखेंगे गुप्तों ने क्या किया, वैष्णव धर्म को बड़े लेवल पे अपनाया, वैष्णव परम भागवत कहते हैं अपने आप को। तो ये क्या था, हम इसको देखेंगे। ये हमारा हो गया समाज। आज भी हम क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं समाज में, हम इसी को फुलफिल कर दें, हमारा पूरा सोशल कंडीशन हो गया दोस्तों। वर्ण व्यवस्था को हम जान ले, जाति व्यवस्था को हम जान ले, दासों की स्थिति को जान ले, महिलाओं की स्थिति को जान ले, उनका खान पान क्या रहा, मनोरंजन क्या रहा, धार्मिक कंडीशन क्या रहा, इसको हम जान ले, हमारा फुलफिल हो गया, पूरा का पूरा मामला हो गया। ये तो हो गया हमारा सामाजिक की स्थिति। अब हमने सामाजिक जान लिया, हमने क्या जान लिया, धार्मिक जान लिया। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है आर्थिक की स्थिति। भाई यही तो होता है, अगर हम तीनों को समझ लें, पूरा आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, मौर्य गुप्ता, मैं अभी आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा। अगर आप बताइए ना हो जाए पूरा तो बताइए। इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को
अगर मैच खेलना है तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर क्वालिफाई करना है तो आपको चीज़ों को सीक्वेंस में देखना होगा। फिर आप कहिए कि मेरा, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि इस बार तो मेरा शिक्षक मैं बन ही रहा हूँ। अब देखिए, अब आता है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे पढ़ा जाए। आज आप पढ़ते हैं तो आज भी आप देखते होंगे प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। हम कहते हैं ना कृषि क्या है, पशुपालन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक स्थिति, उस काल की कृषि और पशुपालन की व्यवस्था क्या था, कब चेंज हुआ। इसके बाद हम क्या देखेंगे, उद्योग की स्थिति क्या थी, कौन सा उद्योग था, क्या था, इसको देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, व्यापार देखेंगे, ट्रेड देखेंगे। व्यापार में दो देखेंगे हम, देखिए याद रखिएगा, यही पूरा प्रेम होता है। देसी व्यापार क्या होता था, मतलब आपस में व्यापार जो देश में उनके क्षेत्र में होता था, और विदेशी व्यापार कहाँ से क्या किन देशों से होता था, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे आयात क्या करते थे हम, और निर्यात क्या करते थे। आयात क्या करते थे और हम निर्यात क्या करते थे। हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर और इसको पढ़ा, उद्योग की स्थिति देखा, ट्रेड देखा, ट्रेड में हमने देसी और विदेशी दोनों देखा। हमने देखा आयात इंपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट क्या करते हैं। ये हो गया इनका आर्थिक स्थिति। इसके अलावा हम देखेंगे, दूसरा देखेंगे मुद्दा हम इसमें, कि राजा या राज्य की तरफ से सुविधाएं क्या मिलती थी। जैसे आप देखेंगे मौर्य काल में राज्य खुद ही खेती करता था, एक विभाग था जिसका अधिकारी होता था सीता अध्यक्ष, खुद ही करते थे। अब गुप्त काल में आएंगे तो देखिएगा भू अनुदान देने लगे। तो इसको हम देखेंगे, इस पूरे पोर्शन को देखेंगे। और इस तरीके से अगर हमने ये तीनों चीज, फिर से मैं रिवाइज कर दूं, सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जानने के सोर्स क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, लिखित साक्ष्य क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति क्या थी। राजनीतिक स्थिति में हम प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा देखेंगे, केंद्र में क्या रहा, राज्य में क्या रहा, जिले में क्या रहा, गांव में क्या रहा, कौन कौन से अधिकारी रहे, टैक्स व्यवस्था क्या रही, जुडिशरी व्यवस्था इनकी क्या रही। सोशल कंडीशन में हम वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, जाति व्यवस्था को देखेंगे, महिलाओं की स्थिति को देखेंगे, दास की स्थिति क्या रही, सुधरी क्या हुई, खान पान क्या रहा इनका, मनोरंजन क्या रहा। इसी को अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मौर्य को ले लीजिए। अब मैं देखिए इसी फुल जो हमने बताया मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ना है। अब आप पूरा पढ़ते रहिए। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़े, मौर्यों को जानने के सोर्स क्या है। तो हमने क्या देखा, कौन कौन से अभिलेख से मौर्यों की जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ से, जैसे रुमनदेही है, मौर्य अभिलेख है जो रुमनदेही अभिलेख देता है। मौर्य अभिलेख अशोक ने कहाँ कहाँ पे उनकी बाउंड्री अभिलेखों के द्वारा पता चलता है कि कहाँ कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य था। तो हमने अभिलेख को जाना। किताबें हमने जानी, लिखित साक्ष्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, और कौन कौन सी किताबें बौद्ध धर्म की हैं, जैन धर्म की हैं, जो मौर्यों के बारे में जानकारी देती है, हमने ये जान लिया। अब हम क्या पढ़े, राजनीतिक स्थिति हमने पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य क्या रहे, बिंदुसार के कार्य क्या रहे, अशोक के कार्य क्या रहे, हमने इसको जान लिया। अब हम जानेंगे सामाजिक स्थिति, हम जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, क्षत्रिय की स्थिति क्या थी, वैश्यों को क्या क्या राइट मिला था, शूद्रों को क्या क्या राइट मिला था। इसके बाद हमने जाना दास व्यवस्था थी कि नहीं थी तो किससे जानकारी मिलती है, क्या था। इसके बाद महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाएं क्या क्या करती थी, क्या था, हमने इसको जाना। इनके मनोरंजन के साधन क्या थे, जैसे सामूहिक समारोह मनाते थे, प्रवण कहा जाता था, एक समारोह था, उसको हम अब यहीं पे फिट करेंगे तो पूरा क्या क्या पॉलिटिकल स्थिति आ गया। अब हम प्रशासन देख लिए, केंद्र में कौन कौन से अधिकारी थे, विभागाध्यक्ष था, संनिधाता, समाहर्ता, ये सब जितने अधिकारी थे। प्रांतों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, कौन किस प्रांत की कौन सी राजधानी थी, जिले को हमने देख लिया, न्याय व्यवस्था देख लिया, पूरा फिट हो गया। सामाजिक पॉलिटिकल आर्थिक स्थिति में हमने कृषि पशुपालन उद्योग की स्थिति व्यापार इनको देख लिया। और इस तरीके से अगर हम तैयारी करते हैं तो अगर एनसीएंट के मान के चलिए 45 क्वेश्चन आता है तो यकीन मानिए 44 क्वेश्चन हमारे हाथ में रहेगा, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा पूरा का पूरा दोस्तों है। तो अभी वैकेंसी आने वाली है, अगर सही तरीके से आप हमसे जुड़ते हैं और हमारे साथ मिल के काम करते हैं तो यकीन मानिए एक पोस्ट आपके लिए पक्का होगा, अब कोई रोक नहीं सकता। बस क्या है, इसी पकड़ को, इसी फ्रेम को हमें बनाना है। जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वैकेंसी आ गई, फिर आपको लगता है अरे अब कैसे पढ़ें, क्या करें, बहुत लंबा सिलेबस है, इतनी किताबें लिखी हैं, मेरिट इतनी ज़्यादा जाती है। याद रखिए आप ही के बीच से लोगों का सिलेक्शन होता है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो किसी भी एग्जाम को सही तरीके से सही समय पर अगर तैयारी की जाए तो हमें क्या मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। यही सोच के कि आगे वैकेंसी आने वाली है, अगर सही तरीके से हम काम करते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और इतिहास में अपनी पकड़ बनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए।
दोस्तों अभी हमने आपको पूरा बताया कि एंशिएंट इंडिया को कैसे पढ़ा जाए, और इस संदर्भ में हमारा जो प्रोग्राम होगा, जो हम इस प्रोग्राम को चालू कर रहे हैं फॉर पीजीटी टीजीटी के पर्पज से, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, इसमें हम देखिए 2-3 हम टेस्ट भी लेंगे। और टेस्ट में हमारा क्या होगा, प्रत्येक टॉपिक जो एवरी टॉपिक होगा उसका हम 3 टेस्ट लेंगे। एक तो पूरे एक टॉपिक का 3 टेस्ट होगा हमारा। इसके अलावा दोस्तों पहला दूसरा मुद्दा हम क्या करेंगे, पूरे एंशिएंट का हम 5 टेस्ट लेंगे, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और पूरे एंशिएंट को कैसे लिंक किया जाए ये क्लियर होगा। यही हमारा पूरा का पूरा मेडुअल में भी बना रहेगा और इसी को हम मॉडर्न में भी बनाएंगे। हमारा देखिए 3 महीने का ये सिलेबस होगा पूरा। 2 से 3 महीने के बीच में हम पूरे के पूरे टॉपिक को कराएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे जितने भी पीजीटी के, उसको हम हल कराएंगे। और एक क्वेश्चन पे कैसे हमें सीक्वेंस बनाया जाए, बिना रटे हम कैसे पेपर को हल कर लें, कैसे हम गेस करें कि क्या हो सकता है, इनको कैसे समझा जाए, कैसे परिवर्तन को देखा जाए, ये पूरा बताएंगे। और एक वैज्ञानिक तरीके से इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे। और याद रखिएगा, जब किसी भी चीज़ को प्लानिंग के साथ, वैज्ञानिकता के साथ हम पढ़ते हैं तो सफलता अवश्य सुनिश्चित हो जाती है। और हम लक्ष्य को क्या करते हैं, एकदम बांध लेते हैं कि हमें लक्ष्य को मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा। इस पूरे सीक्वेंस पे हम काम करेंगे अर्थात। और इसके अलावा हम आपको मटेरियल भी मेन टॉपिक पे प्रोवाइड कराएंगे, जहां ज़रूरत होगी पूरे मटेरियल को देंगे। इसको आप देखिए, बार बार तैयार करिए। मतलब अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो पूरे कंटेंट को, प्रिंटेड मटेरियल को, टेस्ट को, इन तीनों चीज़ों को कराते हुए हम इस कार्यक्रम को चालू करेंगे। और हमें कोशिश करेंगे कि अगर 125 क्वेश्चन आता है तो आप 122 से 24 के बीच में, कुछ लोग ये चाहेंगे तो 125 भी करेंगे, जो सही तरीके से करेंगे आप करिए। और पेपर दे के निकलने के बाद आपको लगे कि अब हमको इस बार कोई इंटरव्यू देने से रोक नहीं सकता, ये इस तरीके से हम इस कार्यक्रम को डिजाइन करेंगे। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, इनरोल होने के लिए आप प्रिपेयर IAS पे जाके फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं और आपको पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको मेडुअल कैसे पढ़ा जाए, मॉडर्न कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या मुद्दे होंगे, किस बुक का हम सहारा लेंगे और कैसे किया जाए, इस पे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।